नमस्कार। आई होप आप लोग अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियां अच्छे से कर रहे हैं। आज बात करते हैं हिस्ट्री की। थोड़ा पास्ट में चलते हैं। दिनांक 21 नवंबर 1963, 21 नवंबर 1963। एक ऐसा देश जिसको ठीक ठीक 15 साल भी अभी आज़ादी को हुए नहीं। एक खटारा सी साइकिल और उस साइकिल पर एक रॉकेट का डोम जो पूरे देश के करोड़ों लोगों का सपनों का बोझ ढोए है। पूरी दुनिया उस खटारा साइकिल की तरफ देखकर हंस रही है। और कब वो खटारा दो पहिया साइकिल एक विशालकाय जीएसएलवी का रूप लेकर चंद्रयान को चांद की धरती पर इतने इत्मीनान से जाकर रखकर आता है, मानो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को छू कर आया हो। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं आईएसआरओ की। हम आज बात कर रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। हम आज बात कर रहे हैं भारतीय अनुसंधान केंद्र इमारत की, या फिर मैं यह कहूँ कि हम आज बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की जो हर भारतीय के दिल में बसती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है एक देश की जो अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है। करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपनी आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं। दिनांक थी 15 अगस्त 1947। एक ऐसी आज़ादी जो गरीबी, भूखमरी और ना जाने कितनी असुविधाओं के तले बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। क्या इन करोड़ों लोगों में से एक भी इंसान उस समय खड़ा होकर अंतरिक्ष की बात कर सकता था? शायद उसको पागल घोषित कर दिया जाता। क्या एक भी इंसान खड़ा होकर सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन की बात कर लेता तो शायद उसको पागल घोषित कर देते। इन्हीं आज़ादी के संघर्ष के दिनों में भारत के अहमदाबाद का एक बेटा, 28 वर्षीय नौजवान जिसका नाम था विक्रम, पूरा नाम था विक्रम अंबालाल साराभाई, आज़ादी के दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में अपनी पीएचडी पूरी कर रहे थे। और पीएचडी में उनके दो विशेष टॉपिक थे, कॉस्मिक रेज और हाई एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस। और यहीं से न्यू शुरू होती है भारत की अंतरिक्ष यात्रा की। 1947 में देश आजाद होने के बाद सारा भाई अपने देश लौटते हैं और विज्ञान की और वैज्ञानिकों की जो सोच थी अपने देश में, उसको देखकर सारा भाई को तरस आता है। सारा भाई कहते हैं कि डेवलपिंग नेशन नीड्स स्पेस टेक्नोलॉजी मोर देन ए डेवलप्ड नेशन। इसी तरह 1947 11 नवंबर, कुछ डेट्स आपको बहुत सही तरीके से याद रखनी है यदि आप इसरो के इंटरव्यू में जाकर बैठ रहे हैं। 11 नवंबर 1947 अहमदाबाद में फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी का स्थापना की जाती है। जितनी बड़ा ये नाम दिख रहा है उतनी बड़ी ये लेबोरेटरी थी नहीं। एक 10 बाई 12 का कमरा और उसके अंदर मात्र कुछ इक्विपमेंट्स। और सारा भाई शुरू हो गए अपनी कॉस्मिक रेस की रिसर्च को वापस से कंटिन्यू करना। दुनिया हंस रही थी, सारे देश हमारी इस तरफ देखकर ठाके लगा रहे थे, लेकिन सारा भाई को पता था कि किस तरीके से उनको भारत देश में अंतरिक्ष फील्ड को आगे बढ़ाना है। बात है 1950 की। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा, सारा भाई ने डिसाइड किया कि यदि अंतरिक्ष क्षेत्र को भारत देश में आगे बढ़ना है तो कुछ बड़ा करना होगा। सारा भाई प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, सारा भाई भाभा साहब से मिलते हैं और अपने दिल की बात करते हैं। सन नोट कीजिएगा 1950। इस मैटर को ज़्यादा सीरियस लिया नहीं जाता है और इसी तरीके से पीआरएल में अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए सारा भाई आगे बढ़ते हैं। दिनांक है 4 अक्टूबर 1957। 7 साल बीत गए और यूएसएसआर सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 नाम के एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया। उस समय की तत्कालीन सुपर पावर कहे जाने वाली सोवियत यूनियन और यूएसए, इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा थी। इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यह माना जाता था कि दोनों कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर सकते। लेकिन जब यूएसएसआर ने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया तो यूएसए में खलबली मच गई। जब यूएसएसआर एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता है तो वो न्यूक्लियर पावर होते हुए एक न्यूक्लियर एनर्जी को यूएसए तक भेजने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
और इसी सोच के कारण यूएसए भी अपनी स्पेस एजेंसीज को आगे बढ़ाती है और जन्म होता है नासा का। एक ऐसा देश जिसको अभी आजाद हुए पूरे पूरे 10 साल नहीं हुए, इंडिया, लेकिन उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री इतनी गहरी सोच के वापस से सारा भाई को बुलाते हैं, इस घटना पर विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं अगर हम आज नहीं शुरू करेंगे तो इंडिया पीछे रह जाएगा। सन 1962 पहली अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहली खोज या पहला कदम INCOSPAR, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और इस कमिटी के कुछ 6 मेंबर्स, इंपोर्टेंट मेंबर्स में से पहले थे सारा भाई चेयरमैन, और उसके बाद डॉक्टर BD भावसर, प्रोफेसर सतीश धवन और APJ अब्दुल कलाम और UR राव उनके महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में थे। 1962 में कमिटी के गठन होने के कुछ ही दिनों बाद थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की जाती है। थुम्बा एक तिरुवनंतपुरम के नजदीक एक छोटा सा गांव है जहां मछुआरे रहते हैं। तिरुवनंतपुरम को इसलिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैं ये कहूं कि जियोमैग्नेटिक इक्वेटर जो वर्ल्ड का है उसके सबसे नजदीक है ये 8 डिग्री लेटीट्यूड, और एटॉमिक, एटमॉस्फेरिक और किसी भी अंतरिक्ष संबंधित रिसर्च के लिए जियोमैग्नेटिक क्षेत्र को सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री और तमाम एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए बेस्ट एटमॉस्फेरिक माना जाता है ड्यू टू द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मैग्नेटिक रेज और मैग्नेटिक फील्ड। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा गांव में एक चर्च है। चर्च में जब बात की जाती है कि हमें एक स्पेस स्टेशन की स्थापना करनी है तो चर्च के पादरी कहते हैं इफ दिस हेल्प्स इंडिया वी गिव द परमिशन। दिस इज द मोस्ट फेमस स्टेटमेंट बाय द पादरी। यदि ये इंडिया को हेल्प करता है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और इस तरीके से चर्च को कंट्रोल रूम बनाया जाता है, हाउस को ऑफिस बनाया जाता है, गौशाला को वर्कशॉप बनाई जाती है और बीच को लॉन्च पैड में कन्वर्ट किया जाता है। 21 नवंबर 1963 यूएसए से सब कुछ सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए एक रिक्वेस्ट की जाती है। यूएसए अपना नाइक अपाचे, एक अमेरिकन साउंडिंग रॉकेट एक्सपेरिमेंट के लिए देता है। नासा उसको ट्रैकिंग सिस्टम देती है, ट्रेनिंग करवाती है अपने साइंटिस्ट को, और इस तरीके से एक साइकिल पर एक रॉकेट का डोम लिए साइंटिस्ट इस मिसाइल का रॉकेट को लॉन्च करने के लिए तैयार है। भारत का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च फ्रॉम थुम्बा ऑन 21 नवंबर 1963 रॉकेट था अमेरिका का, लॉन्चिंग सिस्टम अमेरिका का, लॉन्चिंग व्हीकल अमेरिका का। हमारा क्या था? कुछ नहीं, हम सिर्फ सीख रहे थे। 1965 टू 1969 सारा भाई की अध्यक्षता में कमिटी ने बहुत कुछ प्रोग्रेस की। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में, रॉकेट सिस्टम्स, स्ट्रक्चरल प्रोपेलेंट के लिए वैज्ञानिकों को नियुक्त किया गया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट के लिए नासा और यूएसएसआर के साथ संबंध बनाए गए। एक्सपेंशन ऑफ थुम्बा और भी बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट स्पेस सेंटर्स को और ज़्यादा एक्सपांड किया गया। इसी बीच क्योंकि एक नाम आया है अब्दुल कलाम सर का, तो एक शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ अब्दुल सर के बारे में हम जानते हैं। 1931 जब देश को आज़ाद होने में अभी भी 10 साल थे, एक छोटे से बालक का जन्म होता है रामेश्वरम के तमिलनाडु में। 1950 में फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1954 में बीएससी को कंप्लीट करते हैं। 1955 से 1960 में मद्रास की MIT ज्वाइन करते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करते हैं। फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें एक एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट बनाया जाता है। एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा फेमस होता है और इसी बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं DRDO के इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं एज ए साइंटिस्ट डी इन 1960 एरोनॉटिकल डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में। और उनका सबसे पहला प्रोजेक्ट था हॉवरक्राफ्ट। हॉवरक्राफ्ट एक ऐसा क्राफ्ट है, एक ऐसा यान है जो हवा में रहता है ड्यू टू द जनरेटेड प्रेशर, राइट। अब्दुल कलाम ने इसकी डिज़ाइन पूरी की, इसके प्रैक्टिकल्स किए गए, इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि उस वक्त की गवर्नमेंट या उस वक्त की सिचुएशंस देश की उस तरीके से नहीं थी। रॉकेट्स को और ज़्यादा तवज्जो दी गई। अब्दुल कलाम सर ने डिसाइड किया वो रॉकेट की तरफ शिफ्ट होंगे, और 1962 जब ये कमिटी बनी
तब साराभाई ने अब्दुल कलाम सर को इसरो में ज्वाइन करवाया, या फिर हम कहें इस कमिटी में एज ए मेंबर ज्वाइन करवाया। इसके बाद वो कई बार नासा गए। इसके बाद जब फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ उसका भी एक पार्ट एज ए मेंबर वो पार्ट थे। डेट आती है 23 इंडियन इंडिपेंडेंस डे, दैट इज 15 अगस्त 1969। 1963 से 1967 के बीच बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करती है ये कमिटी। थम्बा स्टेशन बनता है, साइंटिस्ट ट्रेन होते हैं अपने फर्स्ट लॉन्च के बाद, रॉकेट की असेंबली की एक लैब बनती है, चर्च को लैब के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और इंटरनेशनल कोलेब्रेशन के लिए साराभाई दर दर की ठोकरें खाकर सभी से कोलेब्रेट करने की एक अभूतपूर्व कोशिश करते हैं। 15 अगस्त 1969 को एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया जाता है जिसमें इस कमिटी को डिसोल्व किया जाता है और जन्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। 1969 द लॉन्च ऑफ ISRO से 1970 इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम का बर्थ होता है। साराभाई कहते हैं कि इंडिया मस्ट लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट विद इन 3 to 4 ईयर्स। सैटेलाइट डिजाइन के लिए अहमदाबाद में एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ध्यान से सुनने की आप कोशिश करिए, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में बनाया जाता है जो फ्यूचर में आर्यभट्टा का एक मेन स्टेशन कहा जाएगा। फॉरेन के कोलैबोरेशन स्टार्ट किए जाते हैं। यूएसएसआर को कहा जाता है कि तुम हमारा पहला इंडियन सैटेलाइट लॉन्च करोगे, और यूएसएसआर एग्री भी हो जाता है। ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी साराभाई की। साराभाई ने इतने प्रयास किए कि यूएसएसआर जैसा महाशक्तिशाली देश इंडिया का रॉकेट लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रेडी हो गया था। साराभाई का एक और ड्रीम था लॉन्च व्हीकल्स बनाना, और इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारी सैटेलाइट यूएसएसआर लॉन्च कर रहा है, लेकिन आगे चलकर हमें अपना रॉकेट बनाना ही होगा। और इसी बीच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को साराभाई ये भार सौंपते हैं कि आप सॉलिड मोटर्स की स्टडी कीजिए, लॉन्च व्हीकल का ब्लूप्रिंट बनाइए, रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िए, साउंडिंग रॉकेट्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करिए। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सैटेलाइट का उदय होता है 1971 से। एजुकेशन सिस्टम और डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। साराभाई अपने प्रधानमंत्री को समझाते हैं और इस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एक्सपेरिमेंट शुरू होते हैं। रूरल ब्रॉडकास्टिंग बेस बनाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, साइट प्रोग्राम, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम की प्लानिंग होती है। थम्बा को और ज़्यादा डेवलप किया जाता है। रॉकेट असेंबली बिल्डिंग बनाई जाती है, सॉलिड प्रोपल्शन लैब बनाई जाती है, रॉकेट रेंज कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है, और रोहिणी का एक डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया जाता है। इसी थुम्बा को बाद में VSSC का नाम दिया जाता है, विक्रम साराभाई के नाम पर। नासा के साथ टीवी प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट किया जाता है, USSR के लिए सैटेलाइट लॉन्च के लिए कोलैबोरेट किया जाता है, फ्रांस के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, यूनाइटेड नेशन के साथ एजुकेशनल सैटेलाइट्स के लिए एक संधि की जाती है। आर्यभट्टा सैटेलाइट की प्राइम डिजाइन की शुरुआत 1970 से 71 के बीच होती है। डिजाइन को रिव्यू किया जाता है और साराभाई के द्वारा आर्यभट्टा के डिजाइन को अप्रूव किया जाता है। इतने सारे काम एक साथ करते हुए कलाम सर ने साराभाई के बारे में कहा था कि ही वर्कड विद द एनर्जी ऑफ स्टार, और इस तरीके से एक मानव के लिए इतनी एनर्जी से काम करना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। द फाइनल डेज 28 to 29 दिसंबर साराभाई थुम्बा में एक मीटिंग अटेंड करने जाते हैं। रोहिणी रॉकेट की प्रोग्रेस की रिव्यू मीटिंग करते हैं। सैटेलाइट प्रोग्राम की नेक्स्ट फेज के बारे में डिस्कस किया जाता है। साइट के बारे में एक्सपेरिमेंट फाइनलाइज किए जाते हैं। 29 दिसंबर को केरला के कोवलम बीच के एक रिसोर्ट में रुकते हैं, और वो दिन जो स्पेस में एक बड़ी ट्रेजेडी था, 30 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग 1971 जब उनका रूम का दरवाजा खटखटाया जाता है तो विक्रम साराभाई एक बुक पढ़ते हुए मृत घोषित माने जाते हैं। उनके हाथ में एक बुक पाई जाती है और उनकी सांसें बंद पाई जाती है। नाम दिया जाता है हार्ट अटैक का। इंडियाज स्पेस फादर दुनिया छोड़कर जा चुके थे। 52 ईयर्स उनकी फाइनल एज थी। बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारी जांच हुई, लेकिन अभी तक फाइनल क्या है इसके बारे में नहीं पता लगा पाए। हार्ट अटैक को फाइनलाइज किया गया और इस तरीके से देश ने विक्रम को खो दिया। वह विक्रम जिसने अंतरिक्ष को देखने का, भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ऊंची उड़ान भरवाने का सपना देखा था। भारत ने विक्रम को तो खो दिया, लेकिन विक्रम के सपने अभी भी जिंदा थे। और इसी तरीके से रोहिणी, PSLV, GSLV, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, गगनयान, आदित्य, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स, बहुत बड़े बड़े लॉन्चेस इसरो करता है।
आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे कि इसके बाद इसरो, सारा भाई के जाने के बाद इसरो किस तरीके से संभलता है और किस तरीके से आगे बढ़ता है। यदि आप इसरो के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को आपको देखना थोड़ा जरूरी बन जाता है। साइंटिस्ट की बातें चल रही है तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल साइंटिस्ट नेटवर्क, द पर्सन हु इज टीचिंग यू, हु इज गाइडिंग यू ऑन दिस चैनल, having 5 times GATE qualifications, 2 times engineering services qualifications, 3 times BARC exam qualification, ISRO exam qualified, DRDO exam qualified, 10 plus scientist interview experiences, NPCL interview experience, ISRO interview experience, BRC interview experience, DRDO interview experience. There is no scientific organization interview जिसमें यह अपीयर ना हुआ हो। और इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आप सबको गाइड करने किसी भी तरीके के टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आज इतना देखने के लिए। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।